हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में। आज हम कंप्यूटर लेखपाल की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। बच्चों, तो मुख्य रूप से कंप्यूटर को तीन आधारों में बांटा गया है। सबसे पहला है पर्पस के हिसाब से, मतलब उद्देश्य के आधार पर। दूसरा एप्लीकेशन एंड वर्क, मतलब कार्य के आधार पर। और तीसरा है आपका साइज के आधार पर। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कितने आधारों पे कंप्यूटर को बांटा गया। तो आप ये तीन याद रखिएगा, पर्पस, एप्लीकेशन एंड साइज, मतलब उद्देश्य के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू पर्पस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है जनरल पर्पस और दूसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस की बात करेंगे तो ऐसे कंप्यूटर जो सामान्य कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, जो जनरल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, इंटरनेट चलाना, कैलकुलेशन करना, ये सारे काम जिनसे आप कर सकते हो उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, ये हैं आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में बात करेंगे तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, मतलब जो एक स्पेशल टास्क कर सकता है। ठीक, इनका सीपीयू उसी कार्य के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। दूसरा बात है यहाँ पे ये केवल एक ही प्रकार का काम कर सकती है। ठीक है, तो ये जैसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मौसम विभाग की जानकारी लेना, मतलब वेदर फोरकास्ट सिस्टम के लिए, सैटेलाइट के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो इन सब लोगों के लिए जो कंप्यूटर बनते हैं वो इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, मतलब वो ये विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्क। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला आता है कि इसको अगर आप बात करेंगे तो तीन भागों में इसको बांटा गया। एक तो आपका एनालॉग, दूसरा आपका आ जाता है डिजिटल और तीसरा आपका आ जाता है हाइब्रिड। ठीक है, ये इन दोनों का मिक्सअप होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनको हाइब्रिड कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किसमें यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसे डेटा जो लगातार बदलते रहते हैं, उस तरीके के जो डेटा यूज हो रहे हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। मतलब ऐसे कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं कि ये एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे स्पीडोमीटर की बात करते हैं, रिचर्ड स्केल की बात करते हैं, तो इसमें लगातार जो है डेटा बदलता रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, तो आज के लगभग जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ये क्या करते हैं, ये डेटा को बाइनरी के फॉर्म में लेते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, स्मार्टफोन आ जाता है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सअप होता है, यानी इसमें दोनों प्रकार की तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें एनालॉग का भी फीचर आता है और डिजिटल का भी फीचर आता है, मतलब जिसमें कंटिन्यूअस डेटा चेंज भी हो रहा है और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में भी डेटा आ रहा है। तो ये दोनों तरह की तकनीक जिसमें काम करती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें डेटा लगातार चेंज भी होता रहता है और इसमें जो डेटा आता है वो 0-1 के फॉर्म में भी आता है। ब्लड प्रेशर मशीन हो गया, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को कई प्रकार में बांटा गया है। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आ जाता है आपका मिनी कंप्यूटर, फिर आपका आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सुपर कंप्यूटर, इसके बाद आ जाता है आपका क्वांटम कंप्यूटर, फिर आ जाता है आपका नैनो कंप्यूटर। तो इस तरीके की बहुत सारी कंप्यूटर्स इसके अंदर आते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर होता है, बात करेंगे। ठीक है,
1970 के दशक में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद इनका विकास हुआ। तो जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया तब ये मिनी कंप्यूटर का फॉर्म आने लगा। ये लगभग 2 to 3 MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की गति से कार्य करते हैं। आज के डेट में ई फ्लॉप पे काम करते हैं कंप्यूटर, मतलब एक्साबाइट पे काम करती है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, इस सारे तरीकों को हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसका कंप्यूटर में मेमोरी की गणना की जाती है, मतलब गति अगर हमको स्पीड निकालनी है तो ये कौन कौन से स्पीड्स की टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो उस समय माइक्रो कंप्यूटर में 2 से 3 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में उतने डेटा पे ये कार्य करती थी। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स। तो कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर होते हैं? तो सबसे पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्क के ऊपर रखे जाने वाले कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप घर, ऑफिस या दुकानों में जो कंप्यूटर्स देखते हैं वो सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर, छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर बच्चों। ठीक है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ले जा सकते हैं। ये बात हो गई हमारी। नेक्स्ट है पाम टॉप कंप्यूटर। तो बहुत छोटे कंप्यूटर जिन्हें हाथ में पकड़ा जा सकता है उनको हम बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है नोटबुक। जो होता है वो कंप्यूटर, जो लैपटॉप होता है उसी का एक छोटा सा आकार होता है। ये लैपटॉप से छोटे से थोड़े हल्के होते हैं, 11 इंची 13 इंची के साइज में मार्केट में मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं नोटबुक। टैबलेट पीसी की बात करेंगे तो लैपटॉप जैसे ही टच स्क्रीन इनपुट जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैबलेट पीसी। जैसे टैब वगैरह आप चलाते हैं, सैमसंग का टैब आता है, एप्पल का टैब आता है, तो जिनमें टच स्क्रीन होता है वो उस तरीके के जो लैपटॉप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टैबलेट पीसी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पीडीए। पीडीए का अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो पीडीए एक प्रकार की डिजिटल डायरी होती है जिसकी एक लिमिट होती है कुछ स्पेसिफिक कार्य करने के लिए। तो जैसे इसमें हम बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे कॉन्टेक्ट की, नोट्स की, कैलेंडर की। तो इस तरीके के कुछ स्पेसिफिक कार्य के लिए जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पीडीए बच्चों। ठीक, अब मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बाद अब आ जाता है आपका मिनी कंप्यूटर बच्चों। ठीक है, चलिए मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे तो मिनी कंप्यूटर जो होता है आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मुख्य विशेषता बात करेंगे तो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। ठीक है, इनकी गति मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस बात को नोट रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है सवाल। तो ये मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, मतलब इस पे एक समय पे कई लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। इनका उपयोग मुख्य रूप से छोटे और मध्यम संगठनों में किया जाता है। जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन या मिडिल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ये कार्य किया जाता है, इनका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाते हैं तीसरा हमारा आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर बच्चों। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, वो बड़े आकार, शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बड़ी कंपनियां या संगठन करते हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं। यूजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। मतलब एक साथ बहुत सारे डेटा पे जब आपको काम करना होता है तब आपको यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। उपभोक्ताओं के खरीद का रिकॉर्ड रखना, जैसे एग्जांपल की बात कर ले, भुगतान का विवरण रखना, बैंकिंग या वित्तीय डेटा का प्रबंधन करना, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन की बात करेंगे तो वहां पे जो कंप्यूटर यूज हो रहा होगा डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए, वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे होते हैं। चलिए इनकी विशेषता देख लेते हैं। ये सैकड़ों यूजर्स इन पे एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरी बात, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई होती है। ये बड़े संगठनों के डेटा प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के उदाहरण की बात करेंगे तो IBM का 4381, ICL 39 सीरीज और CDS साइबर सीरीज, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं।
इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है या इनमें से कौन मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इस तरीके के एग्जाम में जो क्वेश्चन में इस तरीके की चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, और तेज कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग जटिल गणनाएं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जैसे अनुवांशिकता की जांच करना, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आप यहाँ पे जटिल गणनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें जो गति होती है वो एफलॉप्स पे होती है। एफलॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आगे चल के इसमें देखेंगे कि कितने मिलियंस में इसमें गणना की जाती है, एक सेकेंड में कितने मिलियंस में गणना करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की सुपर कंप्यूटर की। तो अत्यधिक हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो बहुत बड़ी मेमोरी कैपेसिटी होती है, हजारों प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं इसमें, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग की बात हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पैरेलल प्रोसेसिंग किसमें यूज होता है तो आप सुपर कंप्यूटर में बता सकते हैं। बहुत महंगे और बड़े आकार के होते हैं, अत्यधिक बिजली और विशेष कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, इनको ठंडा रखना पड़ता है, अदरवाइज ये हीट होकर के बंद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे। तो सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है वो वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। दूसरा, स्पेस रिसर्च की बात करें तो अंतरिक्ष मिशन या उपग्रहों के डेटा विश्लेषण के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिसर्च में इसका काम किया जाता है। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में इसका यूज किया जाता है। साइंटिफिक सिमुलेशन में, मतलब वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। रक्षा और सैन्य में, डिफेंस एकेडमी में जितने भी हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया जाता है। रोगों के अध्ययन, दवाइयों के परीक्षण में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अच्छा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे क्रेवन, परम जो है आपका 8000 इंडिया में बना हुआ है, फुगाकू जापान का बना हुआ है, सुमित यूएसए का बना हुआ है। तो कुछ ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो आप देख सकते हैं, कुछ इंडिया के हैं और कुछ बाहर के देश के हैं। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे कि इसमें जो सीरे-1 है, क्रे-1 है या क्रे-2 है वो क्या है और इसके उपयोग क्या क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं क्रे-1। अक्सर एग्जाम में क्रे-1 के बारे में पूछा जाता है बच्चों, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्रे-1 के बारे में जरूर पूछते हैं। तो जो क्रे-1 है दुनिया के शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटरों में से एक था। इसे जो है तेज वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो मुख्य जानकारी के आधार पर अगर हम बात करें, की फैक्ट की बात करें, तो इसमें जो है इसके जो निर्माता हैं सेमोर क्रे। ठीक है, अगर हम बात करें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की, तो इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो आप बोलेंगे सेमोर क्रे को हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्ष 1976 में इन्होंने इस कंप्यूटर का निर्माण किया। देश की बात करेंगे तो यूएस से। ठीक, अच्छा इसमें जो क्रे-1 में जो गणना होती थी, जैसे फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर में, तो इसमें जो होता था वो 160 मिलियन फ्लॉट्स, मतलब यहाँ पे फ्लॉप्स की यूज होता था, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, फ्लॉप्स इस तरीके से हम लोग यूज करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्रे-1 की विशेषता की बात करें तो यह दुनिया के सफल वेक्टर सुपर कंप्यूटर में से एक था। अच्छा, अब बात आती है कि वेक्टर सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है पहले जो कंप्यूटर होते थे वो एक एक करके डेटा पे प्रोसेस, जैसे हमको 1000 नंबर जोड़ना है तो होता क्या था कि पहले कुछ एक दो नंबर को जोड़ते थे, फिर तीसरे नंबर को, फिर चौथे नंबर को, इस तरीके के नंबर्स को जोड़ करके काम होता था। लेकिन जब वेक्टर टेक्नोलॉजी आ गई तो सारे नंबर्स यानी कि सारे डेटा पे एक साथ वो
काम कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वेक्टर सुपर कंप्यूटर। जहां पे एक साथ प्रोसेसिंग की बात आएगी, एक साथ डेटा पे कार्य करने की बात आएगी, तो वहां पे वेक्टर सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता था। इसका जो ये जो है गोल आकार मतलब सी शेप डिजाइन था, जिससे वायर की लंबाई कम होती थी और गति अधिक होती थी। इसमें बहुत तेज वेक्टर प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। मतलब बात करें तो मिलियंस ऑफ पर सेकेंड मिलियन ट्रिलियन की बात करेंगे तो उससे भी तेज ये काम करते थे। इसे मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्रे 1 का यूज जो होता है वो कहां कहां होता था? वो मौसम विभाग की जानकारी के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, परमाणु अनुसंधान के लिए, सैन्य अनुसंधान के लिए। तो इन सारे चीजों में ये क्रे 1 आपका यूज होता था। ठीक है, चलिए एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा कि जो क्रे 1 है वो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, वेक्टर सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर आ जाते हैं बात क्रे 2 की। ठीक है, क्रे 2 जो क्रे 1 से भी ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है, उससे ज्यादा उन्नत कंप्यूटर माना जाता था। क्रे 2 को भी आपके सेमोर क्रे ने ही बनाया था, वर्ष 1985 में बनाया था। ठीक, इसमें जो गणना होती थी वो 1.G मतलब गीगा फ्लॉप्स में इसमें गणना होती थी। ठीक है, अच्छा आपको मैं चल के आगे बताऊंगा एम एफ जी, ठीक है, टी, तो ये सारी चीजों में इस तरीके से गणना होती थी। ठीक, पी उसके बाद ई, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मैं बताऊंगा कि इसको आप शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे याद रख सकते हैं सारे यूनिट्स को, कि जैसे जैसे सुपर कंप्यूटर का विकास होता गया कंप्यूटर की स्पीड जो है, गति, वो बढ़ती चली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्रे 2 की विशेषता की बात करेंगे तो उस समय दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था क्रे 2। इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता था। अब आपसे पूछता है एग्जाम में कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम का उपयोग किस सुपर कंप्यूटर में होता था, तो आप बताएंगे क्रे 2। ठीक है, कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए फ्लोरेंट नामक तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। इसमें बहुत अधिक मेमोरी क्षमता थी, लगभग 256 MB तक की इसमें मेमोरी कैपेसिटी थी, या वेक्टर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। जैसे पहला हमारा वेक्टर प्रोसेसिंग पे था, ऐसे हमारा दूसरा वाला भी वेक्टर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में था। ठीक है, यूजेस की बात करेंगे तो सेम जो पहला यूज होता था क्रे 1, मौसम विभाग में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, परमाणु में, वैज्ञानिक में, वहीं ये भी इसका वहां पर इसका भी इस्तेमाल होता था। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्रे 2 जो था वो पहला सुपर कंप्यूटर था जिसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अंदर ही इसमें हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगे होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जैसे जो बाहर देश के हैं, जैसे डीप ब्लू और वॉटसन, ये दो प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर थे उस टाइम के, जिन्होंने डीप ब्लू की बात करेंगे तो विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कैस्पोर को हराया था। ठीक है, वॉटसन भी प्रसिद्ध क्विज शो जियोपार्डी में मानव प्रतियोगिता को हराया था। ठीक, तो ये आपके विदेश के हैं, मतलब यूएस के, डीप ब्लू एंड वॉटसन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, ये आपके लिए विशेष तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे जरूर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो हैं आपका परम। ठीक है, इसे सीडेक द्वारा बनाया गया था। सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो सीडेक का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सीडेक जो है भारत सरकार का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका क्या करता है, उन्नत कंप्यूटिंग तकनीकी, सुपर कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा, एआई और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य करता है। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, एआई वगैरह के बारे में, तो वो सारी चीजें सीडेक ऑर्गेनाइजेशन में ही डेवलप होते हैं। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इसको क्यों बनाया गया सीडेक संस्था को, ये हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, इसका जो मेन स्थापना दिवस है वो है 1988। बिल्कुल याद रखिएगा कि 1988 में सीडेक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। ठीक, ये इसका जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है,
और इसके जो संस्थापक है डॉक्टर विजय विजय भाटकर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, मंत्रालय की बात करें तो मेटी आपका मंत्रालय है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और ये संस्था को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। तो मेटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए स्थापना का कारण तक क्या था इसका। ठीक है, देखिए 1980 के दशक में अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। ठीक है, तब भारत सरकार ने स्वयं सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया और सीडेक कंपनी की स्थापना की। मतलब सीडेक ऑर्गेनाइजेशन उस समय डेवलप हुआ जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। कोई भी चीज अगर आपको रह जाता है कि कोई जानकारी अधूरी है, वो आपको जानना है, तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकूं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो परम जो है सुपर कंप्यूटर श्रृंखला में, ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आता है वो परम 8000 आता है, जो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1991 में विकसित हुआ। ठीक है, उसके बाद परम 10,000 आया, उसके बाद परम पद्मा आया, फिर उसके बाद अभी परम सिद्धि AI पर आधारित चल रहा है। ठीक है, चलिए सुपर कंप्यूटर का मिशन, ठीक है, NSM सुपर कंप्यूटर नेशनल, ठीक है, सुपर कंप्यूटर मिशन, भारत में उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर स्थापित करना। ई गवर्नेंस परियोजनाओं की बात करें तो डिजिटल इंडिया की परियोजना चल रही है, आधार संबंधित तकनीकी सहयोग चल रहा है, साइबर सुरक्षा समाधान। ठीक है, ये सारी चीजें ई गवर्नेंस की सुविधाएं हैं। ठीक, सीडेक के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करना, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र में काम करना, एम्बेडेड तरीके के सिस्टम बनाना, मतलब रोबोट्स वगैरह बनाना जो सेंसर से काम कर सके। ठीक है, इस तरीके की चीजें, लैंग्वेज कंप्यूटिंग मतलब भारतीय भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। तो इन सारे तरीकों के काम जो है वो सीडेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। जैसे आपसे पूछता है कि सीडेक की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1988 में। ठीक है, मुख्यालय की कहाँ है, तो आप बताएंगे पुणे में। ठीक, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था। परम 8000 कब बना, 1991 में बना। संस्थापक कौन थे, डॉक्टर विजय भाटकर थे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप नोट करिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपको पढ़ाते चलेंगे। बस आपका काम है कि आप हमारे वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक पूरी जानकारी लेकर ही इस वीडियो को अंत करें। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं अपना वादा आपसे पूरा कर सकूं। जो हमारा टारगेट 15 में 15 कंप्यूटर का है वो आपको मैं अचीव करवा सकूं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, जैसे हमने बात किया था कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो एम फ्लॉप्स, पी फ्लॉप्स। ठीक है, तो पी फ्लॉप्स जो होता है उसको बोलते हैं पेटा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए एक विशेष यूनिट यानी इकाई का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉप्स कहा जाता है। फ्लॉप्स का पूरा नाम जो है वो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर 1 सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। ठीक है, तो सॉरी बच्चों, पी फ्लॉप्स क्या होता है, तो जब कंप्यूटर की गति बहुत अधिक होती है तब हम पी फ्लॉप शब्द का उपयोग करते हैं। पी फ्लॉप्स यानी कि पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसका अर्थ होता है कि 1 सेकंड में 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट गणना कर सकता है। मतलब इतने स्पीड में वो कैलकुलेशन करता है, मतलब इतनी गणना वो 1 सेकंड में करता है, 10⁻15 के बराबर। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है पेटा। ठीक है, पेटा का मतलब होता है 10⁻15। ठीक है, चलिए दुनिया में कई आधुनिक सुपर कंप्यूटर पी फ्लॉप्स पे काम करती हैं, गति से काम करती हैं। ठीक है, तो पी फ्लॉप्स में फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो जापान का है और सुमित सुपर कंप्यूटर जो USA का है, ये
ये भी जो है पी फ्लॉप्स पे काम करती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, पी फ्लॉप्स का उपयोग सुपर कंप्यूटर की गति को मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि जो यूनिट्स है वो कैसे काम करती है। ठीक है, एफ फ्लॉप्स की बात करेंगे तो एक गणना पर सेकेंड। ठीक है, एफ फ्लॉप्स की बात करेंगे 10 टू द पावर 0, मतलब एक गणना जो होता है वो पर सेकेंड करता था। लेकिन जब जी फ्लॉप्स आ गया तो ये 10 टू द पावर 9, मतलब 1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड में काम करता था। जी फॉर गीगा होता है, टी फॉर टेरा होता है, पी फॉर पेंटा होता है, ई फॉर एक्सा होता है। ठीक है, अगर इसको याद रखना है तो मैंने इसको ट्रिक भी बनाया हुआ है कि आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूं इसको। ठीक, चलिए 10 टू द पावर 9, उसके बाद यहाँ पे टेरा फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो 10 टू द पावर 12, मतलब 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। पी फ्लॉप्स की बात करेंगे तो 10 टू द पावर 15, मतलब 1 क्वाड्रिलियन। ठीक है, 10 टू द पावर 15। और ई फ्लॉप्स की बात करेंगे तो 10 टू द पावर 18, मतलब 1 क्वांट्रिलियन में बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे 10 टू द पावर 3 आप जोड़ते जाइएगा। देखिए यहाँ पे 3 जोड़िएगा, 3 जोड़िएगा, 3 जोड़िएगा, तो इस तरीके से आपको डेटा कैलकुलेट करना आ जाएगा। बिलियन, ट्रिलियन, क्वांट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, इनको याद रखना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया हुआ है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। गुड टीचर प्रोवाइड एजुकेशन, मतलब जी टी पी ई। ठीक है, तो जी फॉर मतलब जी फ्लॉप्स, टी फ्लॉप्स, पी फ्लॉप्स एंड ई फ्लॉप्स, गीगा, टेरा, पेंटा और हेक्सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए तो मैंने आपसे बताया कि गीगा के जो होता है वो 10 टू द पावर 9, उसके बाद इसमें 3 ऐड करेंगे तो पेंटा आ जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो ये आपका टेरा आ जाएगा, देन आपका पेंटा आ जाएगा, फिर अगेन 3 ऐड करेंगे तो आपका ई फ्लॉप्स आ जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर की गति जो है सामान्यतः पी फ्लॉप्स या ई फ्लॉप्स में मापी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कंप्यूटर्स आते गए, सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड बढ़ती गई, वैसे वैसे ये करके आगे ये गति पेंटा एक्सा में बढ़ती चली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों। बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है? ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर भविष्य की एक उन्नत तकनीकी कंप्यूटर है। ठीक है, यह सुपर कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली है। साधारण कंप्यूटर जो है वो बाइनरी पर काम करती है, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर है वह क्यूबिट पे काम करती है। ठीक है, तो एग्जाम में ये याद रखिएगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए क्या यूनिट है, वो है क्यूबिट, क्यूबिट पे काम करती है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर की विशेषता की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये, इसमें बहुत जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी गणना गति मानव मस्तिष्क से भी अधिक हो सकती है, या एक बहुत अधिक संख्या में गणना कर सकती है। मतलब आप जितना तरीके से सोच सकते हैं, जितनी स्पीड में आप सोच सकते हैं, उतना ही स्पीड इसकी क्वांटम कंप्यूटर्स की आज के डेट में है। तो क्वांटम कंप्यूटर में जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है? सामान्य कंप्यूटर में बिट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, और क्वांटम कंप्यूटर्स में डेटा जो होता है क्यूबिट के फॉर्म में सेव होता है। क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्था हो सकता है, 0 और 1, जबकि सामान्य कंप्यूटर में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, और यहाँ की बात करेंगे तो 0 यहाँ पे और लगा है, यानी कि इसमें दोनों में से एक, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर में तो 0 एंड 1, मतलब एक साथ 0 और 1 दोनों काम करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रकाशीय कंप्यूटर, मतलब ऑप्टिकल कंप्यूटर। ठीक है, प्रकाशीय कंप्यूटर भविष्य की एक नई तकनीक है जिसमें बिजली के स्थान पर प्रकाश का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल कंप्यूटर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल कंप्यूटर्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें आता है कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्टिकल कंप्यूटर्स में। ठीक है, इसमें गणना जो होता है प्रकाश की सहायता से होती है, इसकी गति सामान्य कंप्यूटर से बहुत अधिक हो सकती है,
इसमें डेटा ट्रांसमिशन बहुत अधिक होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका उपयोग जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट में किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का, वैज्ञानिक अनुसंधान में और भविष्य की कंप्यूटिंग टेक्निक में ये चल रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डीएनए कंप्यूटर। ठीक है, डीएनए कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो डीएनए जैविक अणुओं मतलब डेटा मॉलिक्यूल्स का उपयोग करके गणना करता है। ठीक है, मुख्य विशेषता की बात करेंगे तो यह जीवित कोशिकाओं की तरह काम कर सकता है। दूसरा, बहुत कम समय में बहुत अधिक डेटा स्टोर कर सकता है, अधिक जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। उपयोग की बात करें तो ये मेडिकल रिसर्च में आज के डेट में काम हो रहा है। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक रिसर्च में। तो ये 3 फील्ड हैं इसके, आपका मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक, इसमें आपका डीएनए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, डीएनए। चलिए फिर बात करते हैं नैनो कंप्यूटर्स का। ठीक है, नैनो कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो नैनो कंप्यूटर बहुत छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। जैसे आज के डेट में नैनो चिप बन रहा है। ठीक है, और जो एलन मस्क की कंपनी बना रही है, ठीक है, न्यूरालिंक, जिसको हम नाम किससे जानते हैं। ठीक, मुख्य विशेषता नैनो कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो बहुत आकार में बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर स्तर पे होते हैं, बहुत अधिक स्पीड होती है और बहुत कम ऊर्जा खपत होती है इसकी, और भविष्य में शरीर के अंदर भी उपयोग संभव है। मतलब आपका नैनो चिप दिमाग में लग जाएगा तो आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे सारी टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग की बात करेंगे तो नैनो जो कंप्यूटर है वो आपका मेडिकल उपकरण में, माइक्रो रोबोट बनाने में, छोटे छोटे रोबोट्स बनाने में, स्मार्ट डिवाइस बनाने में, इन सब में हो रहा है। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है बच्चों। ठीक, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, क्यूबिट टेक्नोलॉजी पे। ऑप्टिकल कंप्यूटर्स किस पे बात काम करती है, किस टेक्नोलॉजी पे, लाइट या ऑप्टिकल फाइबर पे। डीएनए कंप्यूटर की बात करेंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल्स टेक्नोलॉजी का यूज होता है डीएनए में, और नैनो कंप्यूटर में नैनो टेक्नोलॉजी में। आई होप आपको हमारा ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि कोई चीज छूट गया है तो आप हमें कमेंट में वो मेंशन कर दीजिएगा, और हम उस पे वीडियोस बना करके आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।